भानु प्रताप कह रहे हैं कि खाना भी बहुत अच्छा रहा और ढोल नगाड़ों से हमारा स्वागत भी हो रहा है, ऐसा लग रहा है। ये देखिए दोस्तों, ढोल की आवाज़ आप तक पहुंच रही होगी। बहुत अच्छा लगा, खासतौर पे जो मिट्टी के हांडी जिसको पुराने ज़माने में कहते थे, एक के ऊपर एक हांडियाँ रखी हुई होती है। यहाँ के जो एडिशनल एसपी हैं सब एक हैं दोस्तों, इसीलिए जगह का नाम होता है कोणार्क। एक नई जानकारी भी मिली तो है। हमारे ड्राइवर। और ये दोस्तों ठंडी अरे पानी पीने दो यार, समझिया को अब तो हंसी रोक लो यार। मार आमे ये संतान अटे से आम जननी ता आइए संदीप जी, आइए, आप तक जरूर उसे पहुंचे। नमस्ते दोस्तों, संदीप कुमार त्रिवेदी स्वागत करता हूं रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं ले चलता हूं आपको एक अनोखी यात्रा पर, जिसमें मेरे साथ साथ मेरे दो दोस्त और जुड़ने वाले हैं। तो चलिए अभी तो हम यात्रा को शुरू करते हैं। मेरी यात्रा अजमेर रेलवे स्टेशन से शुरू हुई है और अकेले ही मैं यात्रा कर रहा हूँ। रेलवे के 3E यानी इकोनॉमिक क्लास का जो एसी डब्बा होता है, उसमें मेरा सीट नंबर है 55, डब्बे का नंबर है M1 और मैं अजमेर से चला हूँ फ़िलहाल इंदौर के लिए। आपको बैकग्राउंड में चाय की आवाज़ें भी सुनाई दे रही होंगी। फ़िलहाल एंजॉय कीजिए इस पॉडकास्ट को, इस व्लॉग को। और मैं इस तरह का ट्रैवल व्लॉग पहली बार शूट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब इंदौर से होते हुए हम पुरी के लिए रवाना हो चुके हैं। तो दोस्तों आखिरकार हम पुरी पहुंच गए हैं और मैंने जो कहा था, मेरे साथ मेरे दो दोस्त और हैं, भानु और विनोद जी, तो वो भी इस वक्त मेरे साथ हैं। पुरी स्टेशन पर उतर गए, हमें गाड़ी लेने आ गई थी और अब हम वहां जा रहे हैं जहां हमको जाना है। एक्चुअली इंदौर से हमने हमसफ़र ट्रेन में सफ़र शुरू किया था दिन में 3 बजे और लगभग 26 घंटे के बाद, हाँ कल दिन में 3 बजे और लगभग 26 घंटे के बाद हम लोग पहुँचे हैं भगवान जगन्नाथ की नगरी यानी पुरी में। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। तो अब यहाँ का माहौल बड़ा अच्छा है, बड़ा आध्यात्मिक माहौल है। यहाँ पर एक विशेष बात देखने में आई, प्लेटफॉर्म इस तरह से बने हुए हैं जैसे बस के प्लेटफॉर्म होते हैं ना बस स्टैंड पर, उस तरह से। यानी ट्रेन एक जगह आकर के लगती है, आगे नहीं जाती है, वापस जिधर से आई है उधर ही जाएगी। और तकरीबन यहाँ पर 8 प्लेटफॉर्म हैं और 2 एग्ज़िट या एंट्री गेट हैं, आप कह सकते हैं। तो जैसे जैसे हमको जो भी अनुभव होगा वो बताएंगे। और विनोद भाई, कैसा लग रहा है पुरी आकर के? सभी को सादर नमन। बहुत अच्छा लग रहा है, हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। और जैसा कि संदीप भाई ने रेलवे स्टेशन का बताया, यदि आप में से कोई चेन्नई गया हो तो चेन्नई का जो रेलवे स्टेशन है उसी के समान यहाँ पर रेलवे स्टेशन है। और जो भी अच्छे से अच्छा हो सकता है आप लोगों के लिए हम यहाँ पर करेंगे और वे तमाम व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेंगे जिनकी हमें नितांत आवश्यकता होगी। और मेरे साथी भानु बता रहे हैं कि मुंबई सेंट्रल में भी इसी प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। तो आप सभी उन रेलवे स्टेशनों को याद करते हुए पुरी की क्या व्यवस्था रहने वाली है उसे आप समझ सकते हैं। जो लोग पुरी पहले आए हैं उनको मुझे लगता है अंदाज़ा होगा। और एक बात मुझे ये भी समझ में आ रही है कि जहाँ जहाँ समुद्र है वहाँ शायद प्लेटफॉर्म ऐसे ही होते होंगे। और कैसा रहा सफ़र विनोद भाई, हम सफ़र का? हम सफ़र का सफ़र बहुत अच्छा रहा।
इस गाड़ी की विशेषता है कि लेट बिल्कुल नहीं हुई, बल्कि इसका 6:45 बजे पहुंचने का समय था, लेकिन हमको 6:20 पर ही रेलवे स्टेशन पर उतार दिया था। भानु प्रताप कह रहे हैं कि खाना भी बहुत अच्छा रहा। जो ट्रेन का खाना था वह उच्च क्वालिटी का था, अन्य ट्रेनों से काफ़ी अच्छा रहा खाना। 150 रुपये थाली खाना था। कुल मिलाकर बहुत अच्छे से हमारा सफ़र गुजरा। इन 27 घंटों में भी हमने थोड़ी सी प्लानिंग करी कि कब कहाँ कैसे करना है, और ख़ास करके जो आप लोगों का रिकॉर्डिंग क्लब पर विश्वास है, उस विश्वास पर हम खरे उतर पाएँ और आप सभी का साथ यूँ ही हमें मिलता रहे। इस हेतु हम योजनाओं को अंजाम देंगे आप सभी के सहयोग से। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी का प्यार स्नेह हमें इसी प्रकार से मिलता रहेगा। जी संदीप भाई। भानु भाई कैसा लग रहा है? पूरी आकर बहुत अच्छा लग रहा है। ये स्पेशल ब्लॉग तैयार हो रहा है। ये अभी का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लग रहा है कि हाँ कुछ तो खास है पूरी में। अभी थोड़ी देर पहले हम बीच के आसपास हैं। लेफ्ट में हमारे बीच है, जो कि यहाँ का बीच है, और राइट में हमारे बीच का शरद भाई। हाँ जी, क्या बीच कौन सा है? ये पूरी बीच, पूरी मेन बीच, पूरी का मेन बीच है ये। और राइट साइड सारे होटल, रेस्टोरेंट, और ढोल नगाड़ों से हमारा स्वागत भी हो रहा है, ऐसा लग रहा है। ये देखिए दोस्तों, ढोल की आवाज़ आप तक पहुंच रही होगी। ये भी एक इत्तेफाक है कि जहाँ जहाँ हम जाते हैं वहाँ हमारा स्वागत पहले हो जाता है। इंदौर में भी हम गए तो ऐसा ही हुआ था। खैर, इस व्लॉग में बहुत मज़ा आने वाला है। अब आपको रियल हम बीच पर भी ले जाएंगे, भगवान जगन्नाथ के मंदिर भी लेकर के जाएंगे, कोणार्क भी लेके जाएंगे, और बने रहिए हमारे साथ इस व्लॉग पे। तो दोस्तों अब हम जगन्नाथ मंदिर के दर्शन करके लौटे हैं, और जगन्नाथ मंदिर में इतना कुछ है बताने के लिए कि हम बताते बताते थक जाएंगे। मुख्य बातें वैसे तो आप जानते ही हैं। 4 द्वार हैं यहाँ पर: सिंह द्वार, हाथी द्वार, घुड़ द्वार और बाघ द्वार, यानी लॉयन गेट, टाइगर गेट, हॉर्स गेट और एलिफेंट गेट। यहाँ पर चावल बनता है एक विशेष तरह का, जो एक के ऊपर एक बर्तन रख के बनाया जाता है, और सबसे ऊपर वाला बर्तन में पहले पकता है, ये विशेष बात है। इसके अलावा जो आमतौर पर मंदिरों में होता है, पैर वगैरह धोना, यहाँ पर लगातार पानी चलता रहता है सीढ़ियों पर जब आप जाते हैं तो। और नल जो बने हुए हैं वो गाय के और शेर के मुंह के बने हुए हैं, लकड़ी पत्थर के हैं पूरे नल, और वहाँ पर भी हमेशा पानी आता रहता है, उसका बंद होने का कोई कारण नहीं है। और वो बर्तन जो हैं मिट्टी के हैं। और विनोद भाई कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, खासतौर पे जो मिट्टी के हांडी जिसको पुराने ज़माने में कहते थे, एक के ऊपर एक हांडियाँ रखी हुई होती है, और उसमें जो लकड़ी से पानी ऊपर से नीचे लाया जाता है वो गंगा यमुना का बता रहे हैं कि संगम जैसा होता है, और उसके तरीके से ही उसमें चावल पकता है। और वह भोग भगवान को 4 भागों में लगाया जाता है। श्री जगन्नाथ जी, बलभद्र जी, सुभद्रा जी और सुदर्शन चक्र, ऐसे 4 भागों में उसको लगाकर फिर मुख्य पंडा को दिया जाता है, जो कि भगवान को समर्पित करता है। और वही भोग फिर बिमला भवन में जाता है, जहाँ से सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में। तो विनोद भाई, आध्यात्मिक तो बातें ठीक है अपनी जगह है, लेकिन आप एक आम इंसान होने के नाते, एक ब्लाइंड व्यक्ति होने के नाते, आपके मन में क्या विचार आ रहे थे जब वहाँ घूम रहे थे? देखिए, एक आम नागरिक के नाते, जैसा कि हर मंदिर में होता है, यहाँ पर भी काफ़ी भीड़ देखने को मिली, और वही धक्का मुक्की की स्थिति रहती है। हमारे साथ रवि भाई थे गाइड के रूप में। हाँ, और यहाँ के जो एडिशनल एसपी हैं जगन्नाथ मंदिर ट्रस्ट समिति के, उनसे हमने मुलाकात कर आप सभी को अच्छे से दर्शन लाभ हो इस विषय में चर्चा की है, और उन्होंने आश्वस्त किया है कि आप जब भी आएंगे बाबा जगन्नाथ के दर्शन आपको शांतिपूर्वक कराए जाएंगे। बाकी दोस्तों, मैंने बताया कि रवि भाई की वजह से बहुत सारी चीज़ें हमारी ठीक हो गई, हमें समय भी बच गया। बाकी यहाँ पर विमला मंदिर, लक्की मंदिर और छोटे मोटे तो अनेकों मंदिर हैं। एक जगह विशेष अनुभव हुआ कि नारियल का जो आधा हिस्सा होता है उसमें मुझे पानी पीने को दिया गया, तो बड़ा ही ओरिजिनल टेस्ट उसमें आ रहा था। जब हम पानी पी रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे नारियल का पानी पी रहे हों। तो अभी साइकिल रिक्शा की सवारी कर रहे हैं हम मंदिर से, जहाँ पर हमारी गाड़ी पार्क है, वहाँ तक जाने के लिए। आसपास में आप लोगों को आवाज़ें आ रही होंगी। बाकी तो अब हम यहाँ से अगला पड़ाव हमारा होगा
सूर्य मंदिर कोणार्क की तरफ। यहाँ पर मंदिर में जाने से पहले मोबाइल, बेल्ट, स्मार्ट वॉच, ये सब कुछ हमें उतारना पड़ा था। इस वजह से मंदिर के अंदर का माहौल तो हम आपको नहीं दे पाए, मगर ये बाहर का माहौल आप देख रहे होंगे पूरा अध्यात्ममय। और अगर मुझे पूछा जाए तो चाहे कोई धर्म हो, चाहे कोई आस्था का स्थल हो, सब एक हैं दोस्तों। तो चलिए चलते हैं सूर्य मंदिर। दोस्तों अभी सूर्य मंदिर कोणार्क में हम लोग, और यहाँ पर सुजीत भाई जी हैं जो हमें मंदिर के बारे में बता रहे हैं। जी भाई जी बताइए। हम जिस जगह पर खड़े हैं, जगह का नाम होता है कोणार्क। खड़ा हो जाइए। पहले जगह का नाम था चंद्रभागा। अच्छा, कोणार्क का नाम रखा हुआ है हमारा। ये हम 11th सेंचुरी में बनाया भुवनेश्वर में लिंगराज टेम्पल, 12th सेंचुरी में होता है पुरी में जगन्नाथ टेम्पल। ये दोनों मंदिर होते हैं एक लाइन में, एक सड़क रेखा में। इसका ज्योमेट्री गोल्डन एंगल में होता है सन टेम्पल। एंगल होता है कोण। पहला सूर्य का किरण भारतवर्ष में चंद्रभागा पर पड़ता है। सूर्य को संस्कृत में कहते हैं अर्क। कोण प्लस अर्क इज इक्वल टू कोणार्क, इसीलिए जगह का नाम होता है कोणार्क। ये मंदिर को यहाँ पर बनाया क्यों बनाया? ये फर्स्ट गंगा डायनिस्ट का राजा लांगुड़ा नरसिंह देव ने मंदिर को बनाया है। तो दोस्तों अभी हम कोणार्क सूर्य मंदिर में हैं, और आप देख सकते हैं मेरे आसपास बैकग्राउंड लोग भी बहुत आए हुए हैं। हालांकि इन दिनों में ये सीज़न नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत लोग अभी भी हैं। और यहाँ की कलाकारी बड़ी लाजवाब है। मंदिर की अपनी एक अद्भुत कहानी है। मंदिर को खंडित माना जाता है, मंदिर में प्रवेश नहीं किया जाता है, और आम मंदिरों से थोड़ा हट करके है। यहाँ आराम से आप चप्पल जूते पहन करके आइए, यहाँ की कलाकारी को, नक्काशी को देखिए, और एक ही पत्थर पर आज से लगभग 800 साल पहले इतना सब काम कैसे किया होगा, ये अचरज का विषय हो सकता है। और जो लोग आर्कियोलॉजी में रुचि रखते हैं उनके लिए रिसर्च का विषय भी हो सकता है। बाकी 12 साल में मंदिर बनकर के तैयार हुआ, और 1200 मजदूरों ने मिलकर के इसको बनाया। तो बड़ा ही अद्भुत माहौल है, बड़ा अच्छा वातावरण है। लगभग 8 एकड़ में फैला हुआ ये मंदिर है, और अभी हम लोग भी एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। हमें हमारे साथी जो हैं वो देख करके बता रहे हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो चलिए ऐसे ही मज़ेदार जानकारी आपको इस व्लॉग में मिलती रहेगी, बने रहिए हमारे साथ। तो ये देखिए आप मेरे दाईं तरफ चक्र देख रहे हैं, ये शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के हिसाब से 12 चक्र बने हुए हैं यहाँ पर, और बहुत ही सुंदर नक्काशी जिसको कह सकते हैं अपन। और एक ही पत्थर पर सबसे बड़ी बात, बार मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही एक अद्भुत बात है कि इतने सालों पहले जैसे ये रेलिंग भी यहाँ पर आप देख सकते हैं लगी हुई है, ताकि इनके नज़दीक आप न जा सकें, ताकि आराम से यहाँ पर आप टूरिस्ट देखते हैं आसपास बहुत भारी संख्या में आए हुए हैं। हल्की हल्की हवा चल रही है, इस वक्त शाम का वक्त है, लगभग पौने से बज रहे हैं। तो एंजॉय कीजिए। ये मेरे पीछे देख रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पर शेर बना हुआ है, इधर मगरमच्छ भी बने हुए हैं, और कई सारे जानवर उनको देख सकते हैं आप। और बहुत ही अच्छा, कई जगह से टूट भी गया है, लेकिन इसकी मरम्मत पर बहुत ज़्यादा शायद ध्यान नहीं दिया जाता है आजकल। ये एक अजीब बात लगी मुझे, लेकिन खैर अब वो तो सरकारों का अपना ही कमाल हो सकता है या जो भी है, लेकिन कुल मिलाकर के। तो अभी आप लोगों ने सुना चंद्रभागा के बारे में, तो अब हमारा अगला पड़ाव बहुत बड़ी बात है, चंद्रभागा बीच पर होगा। आइए लुत्फ उठाइए। तो दोस्तों इस वक्त हम पुरी के चंद्रभागा बीच पर खड़े हुए हैं, और समुद्र की लहरें हमको टच करने ही वाली है, कर चुकी है कई बार तो, लेकिन हम थोड़ा ज्यादा पीछे खड़े हुए हैं, डर नहीं रहे, मतलब डर रहे हैं। हाँ विनोद जी बोलिए, मेरे साथ विनोद गढ़वाल भी है। थोड़ा सा आगे आइए संदीप जी, आइए थोड़ा सा आनंद लीजिए। अरे बस ले लिया, आप बोलो, रिकॉर्डिंग चालू है, वीडियो चालू है। देखिए साथियों बहुत अच्छा नज़ारा है, क्या नज़ारा है, क्या लहरें उठ रही है, थोड़ा पीछे आनंद आ रहा है। मैं आनंद को बयां नहीं कर पा रहा हूँ, और ये लहरें की आवाज़ आप सुन सकते हैं इस समय, जो कि लहरें आ रही हैं और जा रही है। मगर संदीप जी बहुत डर रहे हैं इस मामले में, बहुत ज़्यादा। ये आज कोई चैलेंज नहीं स्वीकार रहे हैं, यानी कि आज आरसी संदीप नहीं है हमारे साथ, केवल संदीप त्रिवेदी हमारे साथ है। सारे चैलेंज फेल। संदीप जी के सामने सारे चैलेंज फेल हो गए हैं, और इन्होंने मान लिया कि आज केवल मैं इस समय जब चंद्रभागा बीच पे खड़ा हूँ तो मैं केवल एक संदीप त्रिवेदी हूँ, ना कि आरसी संदीप। तो अब
सुन रहे होंगे ये समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें की आवाज़ आपको बहुत दूर से, क्योंकि रिकॉर्ड कर रहा है हमारा भानु का आज जन्मदिन है, तो इससे अच्छा गिफ्ट हमारी ओर से हो नहीं सकता था। तो दोस्तों अब हमारा काफिला बढ़ चला है भुवनेश्वर की तरफ, यानी यहाँ पर हमारा जो पहला स्टॉपेज होगा वो होगा धवलीगिरी। अब धवलीगिरी की क्या कुछ खास बातें हैं, आइए बताते हैं आप सब। तो दोस्तों इस वक्त हम लोग धवलीगिरी के अंदर हैं और जो विभिन्न स्रोतों से हमें जानकारी मिली वो ये कि यहाँ पर ही सम्राट अशोक ने अपना राजपाट त्याग करके बौद्ध धर्म अपना लिया था। अब हम यहाँ आए हैं तो अब जानेंगे यहाँ के इतिहास के बारे में, और मेरे साथ हमेशा की तरह विनोद भाई और भानु मौजूद हैं। हाँ विनोद भाई, कैसा लग रहा है? हाँ, तो इस ऐतिहासिक स्थल पर पहुंचकर बहुत अच्छा लग रहा है। साथियों, आपको बता दूं, जो कलिंग का युद्ध हुआ था, उस युद्ध में जब हजारों सैनिकों का नरसंहार हुआ था, उससे अशोक का हृदय परिवर्तित हुआ था और युद्ध घोष को धर्म घोष में परिवर्तित करने की ये स्थली है धवलीगिरी। तो ये इस समय हम यहीं पर हैं और विस्तृत जानकारी के लिए अभी आप बने रहिए हमारे साथ। जैसे जैसे जानकारी हम सुनेंगे आप तक जरूर उसे पहुंचाएंगे। धन्यवाद। तो दोस्तों अब हम लोग लिंगराज मंदिर से होते हुए खंडगिरी उदयगिरी होकर के आ गए हैं और अब हम भुवनेश्वर के अंध विद्यालय की तरफ जा रहे हैं। इस बीच में अभी एक नई जानकारी भी मिली तो है। हमारे ड्राइवर और ये दोस्तों पानी ये विनोद जी और भानु को बहुत हंसी आ रही है। दोस्तों मेरे को नहीं समझ में आ रहा कि अब एक कोई छोटी सी बात थी फ्रेंड्स जो मुझे नॉलेज नहीं था। अब ड्राइवर साहब ने कहा कि मतलब नीचे आ गए, फिर ऊपर आ गए, तो मैंने पूछा किधर किसके नीचे आ गए, तो वो इनको पता नहीं क्या, मुझे नॉलेज नहीं था दोस्तों, इसलिए पूछ रहा था। जी अब तो हंसी रोक लो यार। तो अब दोस्तों अब थोड़ी देर में आपसे विदा लेता हूँ, फिर बताऊंगा कि इनसे पूछ करके कि ये क्यों इतनी हंसी आ रहे हैं। मतलब यार कोई किसी को नॉलेज नहीं हो तो आप बताइए दोस्तों कमेंट करके, किसी को अगर नॉलेज नहीं हो तो उसको गाइड करना चाहिए कि ऐसे हंसना चाहिए। अभी भी नीचे आ गए थे पता आपको। भाई हम लोग उड़ीसा का जो सबसे पहला अंध विद्यालय है भुवनेश्वर में, भीमा भाई भोई अंध विद्यालय, उसको अब विजिट करने जा रहे हैं। ये भीमा भाई भोई कौन थे मैम जिनके नाम पे स्कूल है? वो भी ब्लाइंड पर्सन थे जी। क्या उनका मतलब कंट्रीब्यूशन है जो उनके नाम पर ये स्कूल रखा गया, ये हम पूछना चाह रहे हैं। जो लिखा हुआ है ना, फ्रीडम फाइटर थे कि क्या थे मतलब? नहीं, ये पोएट थे। पोएट थे, अच्छा। 1850 में उसका जन्म हुआ था। अच्छा। 1895 में उसका डेथ हो गया था। अच्छा। लेकिन अभी तक तो मिला नहीं है, इसका कुछ रिकॉर्ड नहीं मिला। अच्छा, रिकॉर्ड नहीं मिला। ये 5वीं क्लास बच्चे हैं। हेलो बच्चों, हम लोग अजमेर राजस्थान से आए हैं। हिंदी समझते हैं आप लोग? गुड आफ्टरनून सबको, गुड आफ्टरनून। क्या क्या नाम है आप सबके? मेरा नाम राकेश। राकेश, कहाँ से हैं आप? हैं? अच्छा राकेश, पढ़ाई करते हैं? क्या पढ़ रहे हैं अभी, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? मैथ्स। आपका नाम क्या है? रामेश्वरी इस्माइल मोहम्मद। तो मैथ्स क्या गणित बोर्ड से पढ़ रहे हो, टेक्सटाइल से? ये यहाँ पर एक ब्रेल बुक भी रखी हुई है, माई इंग्लिश बुक। ओके चलो आओ, थैंक यू बेटा, बेस्ट ऑफ लक। विनोद जी आओ, ये देखो बोर्ड इन्होंने लगा रखा है ऐसा बाहर, बच्चों ने जो लिखा है कविता, मातृभूमि भारतम, मार आमे ये संतान, अटे से आम जननी, ता सेबा करीबा, ता पाद पूजिबा, से आम जन्म भूमि,
से ने हटी तार ला गई अमृत। चलो बहुत अच्छी बात है। ये एक नया यूनिक, ये नया इनिशिएटिव लगा एक, मुझे अच्छी चीज़ है। आइए तो दोस्तों, आखिरकार बहुत सारी खट्टी मीठी, अच्छी, नई, पुरानी, अनोखी, अलबेली यादों के साथ हमारा ये सफ़र अब होता है पूरा। और अब यहाँ से मैं वापस इंदौर होते हुए अजमेर की ओर रवाना हो रहा हूँ। कुछ झलकियाँ ट्रेन की भी दिखा देते हैं आपको, और अंत में कुछ वीडियो क्लिप्स भी दिखाएंगे। ये दोस्तों, ट्रेन में मैं लौट रहा हूँ वापस, और यहाँ पर ये लोकगीत गा रहे हैं कुछ लोग, सुनिएगा, बड़ा भी मधुर गा रहे हैं। मुझे लगता है ये बाबा रामदेव जी का भजन गा रहे हैं शायद। दिस इज़ खंडगिरी पर्वत। यहाँ पर बहुत सारी गुफाएं हैं जहाँ बाबा लोग तपस्या करते हैं। ग्राउंड से इतना ज़ीरो ऊपर है, और ऊपर जाने की हमारी हिम्मत बची नहीं है। ऐसी सीढ़ियाँ हैं बहुत सारी, काफ़ी हम चढ़ के आ चुके हैं।